सामने उपस्थित इस दर्शक दीर्घा में जो महान व्यक्तित्व कई बैठे हुए हैं, वैसे सभी अपनी अपनी तरह से जिन्होंने बात रखी है। कल से आयोजन हो रहा है। मैं गोविंद मिश्र जी को, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को, वशिष्ठ अनूप जी को और सारे सुधी जनों को प्रणाम करता हूँ। विशेष आभार व्यक्त करता हूँ शशिकला पांडे जी का। और मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले जिनके निमित्त यह आयोजन हो रहा है, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। साथियों, बहुत देर अपनी बात में नहीं रखूंगा। अभी इस विषय पर प्रतिभा जी ने बहुत सूक्ष्मता से और बड़े विवेचन के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं राजेंद्र जी की कुछ मान्यताओं पर बातचीत आपसे रखूंगा आपके सामने, जो भाषा चिंतन को पढ़ते हुए जो मुझे लगा कि क्या नयापन है उनके चिंतन में, क्या नया खोजा है उन्होंने और क्या हमें सीखना चाहिए उससे। इस पुस्तक पर तफसील से बातचीत हो चुकी है, केंद्र में वही पुस्तक है, लेकिन भाषा चिंतन पर बातचीत करते हुए जो विस्तार से आपने कथेतर गद्य लिखा है राजेंद्र जी ने, उसमें सब जगह आपको भाषा चिंतन के आयाम दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद पांडे जी को पढ़ते हुए हमें किन भाषा चिंतकों की याद आती है भारतीय परंपरा में जिन्होंने काम किया है। आप पढ़ें तो मुझे किशोरीदास वाजपेयी याद आते हैं, बनारस से उन्होंने काम किया। मुझे रामविलास शर्मा याद आते हैं, मुझे राधा वल्लभ त्रिपाठी याद आते हैं। इसी कड़ी में विद्यानिवास मिश्र जी ने जो काम किया है, और वासुदेव शरण अग्रवाल को आप पढ़ें तो ये जो भाषा चिंतन की जमीन बनती है, भारतीय भाषा चिंतन की जमीन, उसी की कड़ी में काम किया है राजेंद्र प्रसाद पांडे जी। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें, भाषा चिंतन के आयाम, इसमें दो इसके भाग हैं। एक है भाषा की जो प्रकृति है, भाषा चिंतन की जो प्रकृति है, दूसरा भाषालोचन पर। इसमें जिस तरह से बातचीत करते हैं राजेंद्र जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बात आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि यही नागरी प्रचारणी सभा से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने पुस्तक लिखी जिसके बारे में बातचीत होती है, हिंदी शब्दानुशासन। और ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है भाषा चिंतन पर बात करने वाले हर विद्यार्थी, हर स्कॉलर को इसे पढ़ना चाहिए। और उन्होंने उसमें नई जमीन बनाई कि जो भारतीय भाषाओं के विकास की बातचीत की जाती है, उस विकास के संदर्भ में अगर आप बातचीत करें तो यह जो अवधारणा कही जाती है कि भारतीय भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत है और संस्कृत से सारी भाषाओं का विकास हुआ है, इसको वो थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। उनका ये कहना है कि पहले लोक आता है, शास्त्र उसके बाद आता है। और प्राकृत भाषाओं ने जो एक रूप बनाया भाषा के विकास का, संस्कृत उसके बाद आती है। संस्कृत वहां से अपना खाद्य पानी ग्रहण करती है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। लगभग इसी बात को लेकर रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने विस्तार के साथ उस पर बातचीत की है और ये बताया है, उन्होंने किशोरीदास वाजपेयी को याद किया है कि हम औपनिवेशिक भाषा चिंतन की जो जमीन अंग्रेजों ने बनाई है, उसी का विकास हम अपने भाषा चिंतन में कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे बताऊं कि ग्रियर्सन ने काम किया इस पर और बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और उन्होंने एक खास बात कही है रामविलास शर्मा ने। ये बातें मैं जब कह रहा हूँ तो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के भाषा चिंतन में इसकी ध्वनियां मौजूद हैं। आप पढ़ें तो रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि भाषा सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में ग्रियर्सन ने भारत का भाषाई सर्वेक्षण कराया, और औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा में भाषा चिंतन को लेकर, भाषा परिवार को लेकर तमाम सारी भाषाओं को बांट दिया गया। भारत में 4 भाषा परिवार बताया गया विश्व भाषा परिवार का, लेकिन भारतीय भाषा चिंतन की जो पूरी परंपरा है, भाषा की आवाजाही की जो परंपरा है, उस पर अगर बातचीत करें तफसील से आप, तो लगेगा कि भारत में जो आर्य और द्रविड़ भाषाओं के बारे में बातचीत होती है, क्योंकि आर्य भाषाएं जिसमें भारोपी भाषा परिवार के साथ जोड़ा गया, द्रविड़ भाषा परिवार है, जनजाति समूह की का भाषा परिवार है, और इंडो चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये जो भाषा परिवार का विभाजन है, असल में लिखत पढ़त की दुनिया के लिए तो किया गया, लेकिन भारतीय चेतना में उसे ऐसे अनुस्यूत कर लिया गया जैसे कि 4 भाषा परिवार ना हो, 4 देश अलग अलग हो, और इसी प्रक्रिया के साथ बातचीत की गई।
तो भाषाओं की इस वर्गीकरण की प्रक्रिया के बारे में यह हुआ कि जो आपसदारी थी भाषाओं की वो लगभग खत्म होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गई, और यही भाषा की राजनीति भी बनी हमारे यहाँ, जिसे राष्ट्रभाषा राजभाषा का द्वंद्व कहते हैं। इस पूरी पुस्तक में आप पढ़ें जो हिंदी भाषा की उसकी वैचारिकी है, भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में बातचीत वो करते हैं। मैं निबंधों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसकी अवधारणाओं पे बात कर रहा हूँ। ये लगभग राजेंद्र जी इस बारे में बातचीत करते हैं, और वो जमीन तलाशते हैं जो गांधी जी की और रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा अंग्रेजी के स्कॉलर थे, आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने भाषा और समाज पर, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर विस्तार से काम किया। वो बार बार कोट करते हैं राजेंद्र प्रसाद पांडे जी अपने यहाँ। और दूसरी तरफ एक खास बात आपको बता दें कि बातचीत करने की प्रक्रिया में, भाषा चिंतन की इस प्रक्रिया में, वह जो जनपदीयता जिसे कहते हैं, जिसे ग्रामीण बोध कहते हैं, जिसे लोक का बोध कहते हैं, इसको बहुत वैचारिक तरीके से समझने की बात वो कहते हैं। अब यहाँ दो उदाहरण आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एक तो बोलियों पर जब बातचीत करते हैं, बोलियों पर बातचीत करते हैं, उनका ये कहना है कि हिंदी असल में, प्रतिभा जी जिस तरफ संकेत कर रही थी कि हिंदी एक नहीं है, असल में हिंदी बहुत सारी बोलियों का गुच्छा है। जब हम हिंदी कहते हैं तो खड़ी बोली मात्र वह नहीं है, हिंदी का मतलब बहुत सारी जनपदी भाषाओं का संगठन है वह। और इसी के बारे में जब बातचीत करिए तो इसमें जो तमाम सारे जनपदी आंदोलन चले, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने इसमें लिखा भी है अपनी इस पुस्तक में कि समस्या ये हुई कि हिंदी की बोलियां इस मायने में ज्यादा अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके जो ठेकेदार थे, जो लंबरदार, तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल भी वो इसमें करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल, मैथिली शामिल हो गई तो भोजपुरी कैसे शामिल हो, राजस्थानी कैसे शामिल हो, अवधी कैसे शामिल हो। उनका ये कहना है कि ये अवधारणा ही गलत है। ये अवधारणा इस तरह से गलत है कि 8वीं अनुसूची में आ जाने से किसी भाषा का विकास नहीं होने वाला। आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये तो राजनीति का मसला हो गया। अगर आप भाषाओं के विकास की प्रक्रिया पर बात करना चाहते हैं तो आप उसके साहित्य पर बात करें, उनकी कलाओं पर बात करें, उनके लोक पर बात करें, उनकी रचनात्मकता के विकास पर बात करें। और बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है कि आप देखें कि हिंदी साहित्य के विकास में मैथिली से लेकर डिंगल पिंगल भाषाओं से लेकर ब्रज और अवधी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की थी, वह हिंदी का पर्याय बनी हुई है। अगर किसी भाषा की रचनात्मकता में दम है तो अपने आप वो बड़ा विस्तार पा सकती है, उसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं। और ऐसी स्थिति में बात करें तो बार बार इस चीज की चिंता उनको बार बार थी कि भोजपुरी वाले, भोजपुरी जनपद के बारे में, मैं भी संयोग से एक जनपदी अध्ययन को संभालने की जिम्मेदारी मिली है, तो वो बात राजेंद्र प्रसाद पांडे जी बार बार कहते हैं कि अध्ययन केंद्रों को अध्ययन के विकास की बात करनी चाहिए, भाषा के चिंतन की विकास की बात करनी चाहिए, कलाओं और साहित्य के विकास की बात करनी चाहिए, ना कि राजनेताओं के साथ गठजोड़ करके इसकी बात की 8वीं अनुसूची में कैसे ले जाया जाए। ये कोई मायने नहीं रखता। एक बात तो यह वो कहते हैं। दूसरी बात, इसी प्रक्रिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला जनपदी अध्ययन की आंख जैसा निबंध, वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्हें सबको पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं कि जब हम जनपदी भाषाएं कहते हैं, उस जनपदी भाषाओं के अंतर संबंध पर बातचीत आप करते हैं, तो आप देखें इस प्रारूप के बारे में लिखा है इसमें राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने कि जब हम अवधी पर बात करते हैं, भोजपुरी पर बात करते हैं, तो इसके साथ साथ जो जितनी जनपदी भाषाएं हैं, इन सारी भाषाओं के रचनात्मकता को देखते हुए उसके अंतर संबंध पर बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी समस्त इन जनपदी बोलियों से अपना खाद्य पानी ग्रहण करती है। तो हिंदी की जनपदीयता का मतलब हिंदी की जनपदी भाषाएं। एक बात तो ये। दूसरी चीज जो मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में आपको बताया, तो जनपदी अध्ययन के बारे में बात करते हुए उनका ये कहना है कि ग्राम का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी ने भी काम किया है। तो ग्राम को जानना सरल चीज नहीं है। इस तरह से तमाम सारे संदर्भों की बातचीत करते हुए वह जिन संदर्भों के बारे में बातचीत करते हैं उसको देखने की जरूरत है। और एक खास बात भाषा चिंतन में होती कि भारत बहुलतावादी भाषाओं का राष्ट्र है, इसलिए जो वैविधता है आपके अंदर, यही वैविधता आपके भाषा की जमीन तैयार करती है। और ये विविधता हम सब के भीतर है। आप जानते हैं कि आप एक साथ तमाम सारी बोलियों को बोलते हैं, तमाम सारी बोलियों को ग्रहण करते हैं।
हम हिंदी के अध्यापक हैं, हम क्या ये कह सकते हैं कि बिना अपभ्रंश जाने, बिना भोजपुरी जाने, बिना अवधी जाने, बिना ब्रज जाने, बिना उर्दू जाने, क्या हम एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राजेंद्र जी बार बार इसकी तरफ इशारा करते हैं कि सिर्फ संस्कृत जान लेने से, अंग्रेजी जान लेने से और खड़ी बोली जान लेने से हिंदी का कोई हित होने वाला नहीं है। अगर आप ब्रज नहीं जानते, आप भोजपुरी नहीं जानते, आप मैथिली नहीं जानते, तो टेक्स्ट कैसे पढ़ाएंगे आप? सही बात। और हमारे यहाँ की जो आचार्यत्व की परंपरा है वो इसी तरफ इशारा करती है कि हर आचार्य अपनी जनपदी भाषाओं को ठीक से तफसील से पढ़े, क्योंकि साहित्य राजनीति नहीं है, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो ये जो संदर्भ है, इस पूरे संदर्भों के साथ आप पढ़ें। राजेंद्र जी की अवधारणाएं बड़ी खास हैं। वो मुझे लगता है बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, मैं उन उदाहरणों को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक खास बात ये कि जब उस इन निबंधों को लिखते हैं तो कहते हैं कि भाषा को समझने के लिए भाषा की सृजनात्मक शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। हिंदी की बात करते हुए उनका एक निबंध इसमें है, मन के फिसलन की भाषा, और इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने कहा है कि कबीर से लेकर अभी तक जो बड़े बड़े रचनाकार हैं, जो सटायर लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, व्यंग समझना सबके बूते की बात नहीं है, सबके बूते की बात भी नहीं है उसको लिखना, इसलिए उसके संदर्भों को ठीक से समझने की बात है। क्योंकि जब हास्य में कोई बात कही जाती है बड़े रचनाकार द्वारा, तो सिर्फ हंसी के लिए नहीं कही जाती, क्योंकि हास्य का मतलब करुणा की दीप्त से भरी हुई बात, तो उसके संदर्भ में वो बातचीत करते हैं। और मैं बताऊं आपसे कि उन्होंने लिखा है इस निबंध में कि हास्य, व्यंग, वाग वैदग्ध, वक्रोक्ति और प्रहसन, इन सबको बिना समझे आप हास्य की संस्कृति को नहीं समझ सकते। ये बहुत खास बात है, इन सारी बातों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अक्सर हम सरलीकरण करने की प्रवृत्ति के, हिंदी समाज हमारा इसमें सबसे आगे है कि किसी भी चीज को फेंट कर सरल कर देना। आप ये बताइए कि भारत में जब बातचीत होती है कि एक भाषा एक राष्ट्र, आप कैसे कर सकते हैं जहां इतनी अनगिनत भाषाएं हैं? जैसे कि भोजपुरी के बारे में राजेंद्र जी ने लिखा है कि भोजपुरी जब आगे बढ़ेगी तो राजनीतिक तरीके से, तो उसके पीछे पीछे काशिका और वजिका भी झंडा लेकर खड़ी हो जाएंगे, तो हमारा अपना अस्तित्व है, ऐसा न देखा जाए। तो मुझे लगता है ये जो संस्कृति है भाषा की, इसको बहुत गहराई से वो समझ रहे थे। मुझे ये भी सही है कि हिंदी एकेडमिक जगत में जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं उनका आधिपत्य है, वही पढ़ाए जाते हैं चिंतकों के रूप में, और तमाम सारा जो समाजशास्त्र हमारा चलता है कि हिंदी एकेडमिया का, कि बड़े बड़े विद्वान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं उनके ग्रंथ लगे हैं, उनका चिंतन लगा हुआ है। लेकिन तमाम सारे ऐसे विद्वान जो बड़ी बातें लिखते हैं, न तो उनका टेक्स्ट ठीक से विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, न तो हमारे विद्यार्थी उसकी तरफ जाते हैं। इसके पीछे हमारी हिंदी एकेडमिया जिम्मेदार, कुछ एक चिंतक, कुछ एक विचारक, उनके पीछे ही हम परिधि में घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम सारे, अब जब से राजेंद्र प्रसाद पांडे को पढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि राजेंद्र प्रसाद पांडे जी तो बड़े भाषा चिंतक है नहीं, वो अभी लेखक हैं, तो भी लगाकर उनका मूल्यांकन होगा। तो उनका ग्रंथ विश्वविद्यालय के एकेडमिक जगत में कैसे बड़ा ग्रंथ बन सकता है? तो मुझे लगता है रामविलास शर्मा को आप पढ़ें, आप किशोरीदास वाजपेयी को पढ़ें, आप कैलाश चंद्र भाटिया या भोलानाथ तिवारी को पढ़ें, तो राजेंद्र प्रसाद पांडे को पढ़ते हुए आप देखेंगे कहीं से उनकी मान्यताएं कमजोर नहीं होती, नवाचारी ढंग से भाषा पर बात करती। कुछ सूत्र आपके सामने मैंने रखा। अंतिम बात अपनी मैं रखना चाहता हूँ कि जब गांधी जी की बात बार बार वो कहते हैं, तो आप जानते हैं कि भाषा के संदर्भ में गांधी जी के विचार हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं कि जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़ाना चाहिए, और हिंदी उर्दू मिलाकर हिंदुस्तानी बनती है। उसी हिंदुस्तानी के लेखक है प्रेमचंद, उसी हिंदुस्तानी के लेखक रामविलास शर्मा हैं, उसी हिंदुस्तानी के लेखक बाद के बड़े रचनाकार। और हिंदुस्तानी जब हम कहते हैं तो हिंदी, उर्दू और उसकी जनपदी भाषाओं की मिली जुली जबान है। तो इस संदर्भ में वो बातें करते हैं। और एक अंतिम बात ये कि इन सारे टूल्स के साथ जब वो रचनाकारों के बारे में बात करते हैं तो आप पढ़ें, किसी पुस्तक में उन्होंने रेणु के मैला आंचल पर लिखा है और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैलांचल की आंचलिक भाषा को पढ़ने के लिए सिर्फ अंचल को जान लेना जरूरी नहीं, आंचलिकता को जानने के लिए अंचल की भाषा के साथ साथ उसका जो मर्म है, जो बेचैनी है उस भाषा की, जो करुणा है उस भाषा की, उसको बिना जाने आप रेणु की भाषा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए
कई बार हम ग्राम्य बोध और आंचलिक बोध को मिलाकर एक कर देते हैं, तो अंचल को जान लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। इस मायने में उन्होंने लिखा भी है कि कैसे हिंदी के शब्दों को, उर्दू के शब्दों को ले आते हैं, तमाम जनपदी भाषाओं के शब्दों को ले आते हैं, तब अपनी आंचलिकता वो बनाते हैं। सिर्फ मैथिल भाषाओं के आंचलिक शब्दों से उनकी आंचलिकता नहीं बनती। एक खास बात उस निबंध में उन्होंने लिखा, उसे पढ़ने की जरूरत। और अंतिम बात, अपने ही बनारस के, क्योंकि मैं उनको कई बार मैंने सुना भी है, धूमिल उनको बहुत पसंद थे राजेंद्र जी को। और धूमिल के बारे में बातचीत करते हुए कहा भी जाता है कि धूमिल ने जो लिखा है कई जगह भाषा के संदर्भ में, वो बड़ा भदेश लिखा है उन्होंने। अश्लीलत्व का दोष भी उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बात भाषा के बारे में जब बातचीत करते हैं राजेंद्र जी, तो उनका कहना है थोड़ा एक पायदान आपको गहराई से करना पड़ेगा, तब आप धूमिल को समझ पाएंगे। कई बार धूमिल को आलोचक आक्रोश का कवि घोषित करते हैं, अकविता का कवि घोषित करते हैं, लेकिन भाषा के बसने पर धूमिल के बारे में बहुत खूबसूरत लिखा है राजेंद्र जी ने। मैं वही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि धूमिल कहीं कहीं जो कहना चाहता है, उसे कहीं भी उपस्थित न रहकर एक पैथास की सृष्टि करता है, जिससे पाठक में भीतर आक्रोश सिक्त करुणा अपने आप जागती है। किस्सा जनतंत्र कविता में आगड़ बागड़ खेलते बच्चे, सीमित संख्या में संख्या में रोटियां बेलती और उसे परिवार के सदस्यों को जोड़ भाग करती औरत, दरबे में आकर थाली द्वारा ही खा लिया गया, और फिर अंततः खटर पटर एक गड्ढा साइकिल पर भागता आदमी अपने समग्र चित्र से एक ऐसी अभाव मुक्त, आकृष्ट और स्नेह सिक्त करुणा को जन्म देता है, जिसमें कवि पूर्णता तटस्थ है और उसकी कविता बोलती है। तो कविता की पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यहाँ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि कैसे कविता को कितनी गहराई से समझते हैं, उसकी भाषा को कितनी गहराई से समझते हैं, क्योंकि कविता भाषा के अंतरतम तक जाके कैसे उसे करुणा का रूप देती। सिर्फ ऊपर अगर भाषा को पकड़ेंगे तो शायद उस गहराई तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। बस वो कविता पढ़ के अपनी बात समाप्त करता हूँ। किस्सा जनतंत्र नाम की कविता है कि बच्चे आंगन में आंगन बागन खेलते हैं, घोड़ा हाथी खेलते हैं, चोर साव खेलते हैं, राजा रानी खेलते हैं और मुझे लगता है कि इसको अगर आप समझ लें तो दोपहर का भोजन कहानी भी समझ में आपको आएगी। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आएगा और कफन भी समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।